फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए, इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो, कैसी भी हो, अरे दोस्तों कैसी भी हो, तकदीर बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है। आइए, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंटी मैटर क्लासेज पर। मैं डॉक्टर सुनील कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप सभी, के हालचाल ठाको, सब बढ़िया है? चलो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गाउस लॉ और गाउस लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है, गाउस लॉ किस प्रकार हमारे लिए काम का है, क्यों हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता है। इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत ही शानदार सा ये टॉपिक है, जिसके बिना आज हमारे सामने का जो दृश्य है, जो इस भौतिक युग का जो दृश्य है, वो अधूरा सा साबित होता है। इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, साइंस के क्षेत्र के अंदर बहुत ही कामगार ये टॉपिक, इसलिए इसको हम अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम है गाउस लॉ। गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या है बेटा, आप सभी जानते हो, इसका स्टेटमेंट जानते हो, फिर भी हम इसको कोशिश करते हैं। एक सरफेस है और वो इनक्लोज्ड है, उस सरफेस से जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी, उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका सम तथा एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है उसके इक्वल होता है। गाउस सर ने क्या बताया? गाउस सर ने बताया कि बेटा आप एक ऐसी सरफेस ले लो और उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, उस पॉइंट पर आप एक ऐसी गाउसियन सरफेस का इमेजिनेशन करो जो उस पूरे के पूरे चार्ज को सिमेट्रिकली ढक ले, कवर कर ले, इनक्लोज कर ले। तो ऐसी स्थिति में जो उस सरफेस से जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी जो वैल्यू है हमेशा के लिए उस जितना भी चार्ज है तथा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻11 -12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आपको इसकी डायमेंशन यूनिट और डायमेंशन दोनों भी ध्यान रखनी है। ठीक है बेटे, आगे बढ़े। गाउस लॉ का हमने स्टेटमेंट देख लिया। गाउस लॉ क्या कहता है कि आप एक सरफेस इमेजिनेशन करो, एक ऐसा सरफेस इमेजिन करो जो उस चार्ज को, जिसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, उस चार्ज को सिमेट्रिकली कवर कर ले और एक ऐसा सरफेस बन जाएगा, उस सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू सदैव उस टोटल जो चार्ज है, नेट चार्ज है तथा जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उसके रेशियो के इक्वल होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां हम इस लॉ को यूटिलाइज करते हैं, कहां हमारे लिए काम का है, चलो देखते हैं। हमारे लिए काम का है गाउस लॉ की एप्लीकेशंस। गाउस लॉ की एप्लीकेशन क्या है बेटे? एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। पहली एप्लीकेशन है कि यदि आपके पास चार्ज जो है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलता है, आपको कहा जाता है कि सर आप ये बताइए कि इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है ए, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पूरा का पूरा वायर क्या है? चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस रूप से क्या हुआ? बटा हुआ है। आपको सिर्फ इतना दिया गया है कि इसका ऊपर चार्ज Q है और L लेंथ पर ये बटा हो, तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? सपोज ये लेंथ L है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? Q/L। इतना आपको मालूम है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट ए पर कितनी होगी, यानी इस पॉइंट ए पर ये चार्ज अपनी क्या औकात प्रदर्शित करेगा। यदि कोई चार्ज वहां पर आना चाहता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, वो अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करते हैं। गाउस सर ने बहुत इजी तरीके से बताया। यदि हम नॉर्मल तरीके से, जो गुलाम सर ने बताया था, गुलाम सर का यदि हम यूटिलाइज करने की कोशिश, उनके स्टेटमेंट को यूटिलाइज करने की कोशिश करें तो उससे हमारे लिए बहुत ही पजल सिचुएशन हो जाएगी। हम इस सारे के सारे चार्ज को यहाँ पर एक
एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस एलिमेंट के कारण फिर डीएल एलिमेंट लो, डीएल एलिमेंट में कितना चार्ज है, उस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करो, फोर्स फाइंड आउट करके उसमें उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करो, फिर वो जो वैल्यू आएगी फिर उसकी डायरेक्शन लो, डायरेक्शन का फिर वहां पर कंपोनेंट्स लो, कंपोनेंट्स को ऐड करो। कहने का मतलब बहुत पजल सिचुएशन है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल सिचुएशन पैदा हो जाती है। बट गाउस ने इसका बहुत ही इजी तरीका हमारे सामने लेके आए, और वो तरीका क्या था कि क्या कहो, ऐसे सरफेस, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसी सरफेस के अंदर क्या करो, इनक्लोज कर लो। तो हमने एक ऐसा सिस्टम ले लिया, एक ऐसा हमने इसके चारों तरफ एक ऐसा सरफेस ले लिया जो इसको पूरी तरीके से ढक सकता है। तो मित्रों ये बताइए कि यदि एक लाइन के ऊपर चार्ज बटा हुआ है और आपको कहा जाए कि इसको ढको, ये एक पैर है, इसके ऊपर चार्ज बटा हुआ है, इसको पूरा का पूरा ढकने वाली ज्योमेट्री कैसी हो सकती है? क्या एक स्फीयर हो सकता है? सिमेट्रिकली कोशिश करो, सिमेट्रिकली एक स्फीयर हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कम हो जाएगी, यहां ज्यादा हो जाएगी, डायमीटर की इक्वल हो जाएगी। क्या एक कोन हो सकता है? डेफिनेटली नॉट, वो भी नहीं हो सकता। तो कैसा हो सकता है? एक सिलेंडर हो सकता है जो पूरा का पूरा क्या है, सिमेट्रिकली इसको कवर कर सकता है। तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर क्या कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। ये एक कैसी सरफेस होगी? गाउसियन सरफेस होगी। तो ये है गाउसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस होगी। जिस पॉइंट पर आप फाइंड आउट करना चाहते हो उतने रेडियस, ये पॉइंट अपना जो इसकी सरफेस पे होगा, सीधी सी बात। अब क्या कहते हैं, गाउस कहते हैं, तो इसके अंदर हम सबसे पहले यूज करेंगे गाउस लॉ की एप्लीकेशन है। गाउस लॉ क्या कहता है? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसमें ये बताओ आप, इस लाइन चार्ज पर, यानी इस लाइन पर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज हम q मान के चलते हैं। इस समेशन q की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर सरफेसेस कितनी है? इसमें एक सरफेस S1, S2 और S3। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में 3 सरफेस, 1, 2 और 3। अब हम इस तीनों को यहाँ पर लेते हैं, गाउस लॉ को हम अलग डिवीजन में बांटते हैं। पहली सरफेस S1 सरफेस के कारण E डॉट S1, E वेक्टर डॉट S2, E वेक्टर डॉट S3। ये वेक्टर्स है सारे सारे। अब S1 जो है यहाँ पर एंगल θ1 यानी 90 डिग्री है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ई का मैग्नीट्यूड, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई S1 कोस θ1, ई S2 कोस θ2, ई S3 कोस θ3। सिमिलरली सारे के सारे ये आ गए। अब यहाँ पर S1 कितना एंगल बना रहा है ई के साथ, 90 डिग्री, S2 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज कितनी है आप सभी को मालूम ही है, 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जो टर्म 0 वाली है, cos 0 वाली है, वो तो 1 हो गई, 1 से मल्टीप्लीकेशन हो गया, और 90 वाली सारी सारी टर्म 0 होगी। केवल एक टर्म अपने पास बची S2 वाली। तो E वेक्टर डॉट S2 वेक्टर, उससे आया ES2, ES2 इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S2 की वैल्यू कितनी है बेटा, S2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको मालूम है कि एक जो सिलेंडर होता है, वो एक सिलेंडर एक ऐसे पेपर के समान होता है। इस पेपर को आप फोल्ड कर लो, ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर को आप कट कर दो, कट करके क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। अब आप ये बताओ कि ये एक सिलेंडर ऐसा ही है, इस सिलेंडर की ये लेंथ L है और इसकी रेडियस R होने के कारण ये पूरी पूरी क्या हो गई, सर्कमफ्रेंस। इसको मैंने कट कर दिया, कट करके क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई, इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई, और ये वाली क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। इसका एरिया क्या हो गया, एरिया जो S2 हम बोल के चल रहे हैं उसकी वैल्यू होगी 2πRL, लेंथ इनटू विड्थ। अब बेटा यहाँ पर इसका एरिया मैंने पुट कर दिया 2πRL Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EA की वैल्यू क्या होगी, इस 2πRL को उधर ले गए। अब यहाँ पर हम क्या बनाना चाहते हैं, इसको K बनाना चाहते हैं। आपको एक कांस्टेंट मालूम होगा, K इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर इसको 4 बनाना चाहते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, 2 ये आगे चला गया, 2Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R इंटू L। अब Q अपॉन L क्या होता है, लेमडा होता है। ये लाइन चार्ज डेंसिटी आपको मालूम ही है, ये लेमडा होता है। तो 2K लेमडा अपॉन R। ये क्या होता है, ये एक
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और वो चार्ज है, उसके ऊपर क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो E = 2k λ/r होगी। और ये जो है, यदि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ प्लॉट करना चाहे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले और इधर डिस्टेंस ले ले, तो प्लॉट करने से पता चलता है कि जो वायर है, जो चार्ज वायर है, उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिंग सीट। दोस्तों कंडक्टिंग सीट होती क्या है? पहली बात, सीट क्या होती है? एक सीट। यदि ये मेटल की बनी हो, मेटेलिक हो, यानी कोई लोहे की सीट हो या फिर कॉपर की सीट हो, एल्यूमिनियम की सीट हो, और या अपने पास एजी अर्जेंटम सिल्वर की सीट हो, गोल्ड की सीट हो, तो ये सारे के सारे सीट मेटेलिक सीट होती है। यदि उसको हम चार्ज करते हैं, उसके पास में कोई ऐसी बॉडी लेके आते हैं, चार्ज बॉडी लेके आते हैं, उससे हम इसको चार्ज करते हैं, यानी इसके ऊपर चार्ज लेके आते हैं। 3 मेथड हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो चार्जिंग करते हैं तो उसके पास चार्ज आ जाता है। आपसे बात ये समझनी है आपको कि जब ये सीट मेटेलिक है, इसको हम चार्ज करते हैं तो चार्ज किधर जाएगा? चार्ज करेंगे तो मेटल सीट पूरी पूरी चार्ज नहीं होती है, क्योंकि सारा का सारा जो चार्ज होता है मेटल के केस में उसकी सरफेस पे आ जाता है। इसलिए जिधर से चार्ज करोगे वही सरफेस चार्ज दोगी, यानी उसी सरफेस पे चार्ज आएगा। इधर से चार्ज करोगे तो इधर आएगा, इधर से चार्ज करोगे तो इधर आएगा। अब मान के चलता हूं मैं इस सीट के ऊपर चार्ज आ गए इस साइड, तो अब इस चार्ज को ढकना है, तो ढकने के लिए मैंने यहाँ पर कैसी सरफेस इमेजिन कर ली? एक गाउसियन सरफेस, जो एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसको मैंने इमेजिन कर लिया। अब इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक, इसमें सरफेस एरियाज कितने हैं? इसके ऊपर कितनी सरफेसेज हैं? एक सरफेस S1, दूसरी सरफेस S2। अब इसके कारण वही गाउस लॉ लगाओ, सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करो। E∇ समेशन Q/ε0। कितनी सरफेस है? 2 है। E.S1 E.S2 ये आ जाएगा। S1 कितना एंगल बना रही है? θ1, S2 θ2। दोनों को ओपन कर लो। फिर cos 0, θ1 की वैल्यू 0 है, θ2 की वैल्यू 90 है। यहाँ पुट कर दो, ये सब कुछ आ जाएगा। लास्ट में जाकर ये टर्म आ जाती है। ये टर्म क्या कहती है बेटा कि ये जो S1 है, ये S1 इतना बढ़ाओ कि ये पूरी पूरी सीट को क्या कर ले? कवर कर ले। तो ये S1 S बन जाएगा। ES = Q/ε0। S नीचे चला जाएगा। Q/S क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। σ/ε0। σ/ε0 ये अपना एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकल के आता है। यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने आती है कि कोई सीट कंडक्टिंग है और वो चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, वह केवल और केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस के साथ साथ ये क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, यानी कभी भी बदलता नहीं है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती है। ऐसा ही एग्जांपल हम गाउस लॉ से दूसरा देखते हैं, नॉन कंडक्टिंग सीट। दोस्तों नॉन कंडक्टिंग सीट क्या होती है? नॉन कंडक्टिंग सीट के अंदर हम इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नॉन कंडक्टिंग सीट को हम जब चार्ज करते हैं, अब यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग सीट यही मान लो, ये एक ब्लैंक पेपर है, इसके पास में मैं एक चार्ज बॉडी लेके आता हूं, इसको मैं चार्ज करता हूं, तो चार्ज इस बॉडी के द्वारा पूरा क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी ये पूरी चार्ज हो जाएगी। इसकी दोनों तरफ की साइड चार्ज हो जाएगी। अब आपको इसको कवर करना है, गाउसियन सरफेस है, आपको इमेजिन करके इसको पूरे चार्ज को कवर करना है। तो इधर भी सिलेंडर आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको दोनों तरफ से सिलेंडर मान लिया। अब इस जो गाउसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल, इसके कितने सरफेस होंगे? ये दोनों तो यहाँ पर कवर हो गए। अब एक ये और एक ये, एक तो इसका कर्वेचर वाला सरफेस, एक इधर वाला, एक इधर वाला। अब इसका S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, इसको S3 बोल दो। इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस प्लस के कारण इधर, इस प्लस के कारण इस पॉइंट पर इधर, और इस प्लस इधर वाली साइड के कारण। ये जो सीट है इसको मैंने चार्ज कर रखा, तो इधर वाली सीट के कारण, इधर वाले चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। अब आप यहाँ पर गाउस लॉ को लगाओ। गाउस लॉ को लगाते हैं तो इसको ओपन करते हैं, तो E∇.S1 वेक्टर, E∇.S2 वेक्टर, E∇.S3 वेक्टर।
समेशन Q क्या है, कितना चार्ज है, नेट Q है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट S1 क्या बन जाएगा, ES cos θ1, E डॉट S2 क्या बन जाएगा, ES2 cos θ2, E डॉट S3 बन जाएगा ES3 cos θ3, अब इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब θ1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर θ1 की वैल्यू 0, θ2 की 90, θ3 की 0 डिग्री, सारे पुट कर दो, cos 0 को 1 कर दो, cos 90 को 0 कर दो, वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ES1 प्लस ES3, ES1 प्लस ES3 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे जैसे इस गॉसियन सरफेस के इन दोनों एरियाज को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, पूरी की पूरी शीट क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी मित्रों, पूरी की पूरी शीट कवर हो जाएगी, मतलब S1 और S3 दोनों S के बराबर हो जाएंगे, तो ES प्लस ES इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E आपको फाइंड आउट करना है, दोनों चीजों को क्या ले जाओ, जिसको फाइंड आउट करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सारा का सारा राइट साइड। राइट साइड लेंगे तो Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन S क्या हो गया, सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों वही बात फिर रिपीट होती है, वही बात फिर अपने पास आती है कि जो शीट होती है कैसी, नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग, और वो चार्ज है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर पुनः डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल सिग्मा पर डिपेंड करता है। बस आपको एक महत्वपूर्ण बात पुनः याद रखनी है कि कंडक्टिंग शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे दुगुना होता है। कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है कंपैरिजन टू नॉन कंडक्टिंग शीट, क्योंकि ये 1/2 आ गया ना, ये हाफ होता है। चलो बेटा एक नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा ही हो, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल होता क्या है, स्फेरिकल सेल क्या होता है दोस्तों, स्फेरिकल सेल आपने सभी ने देखा होगा, आप टेनिस की बॉल से जब क्रिकेट खेलते हो या टेनिस खेलते हो तो जो बॉल है वो अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है, अंदर से पूरी खाली होती है। ऐसी बॉल से, यानी ऐसी बॉल को जब चार्ज किया जाता है, उसके पास में चार्जिंग के किसी भी चार्जिंग मेथड से हम उसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज कहां जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था, चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। जिसके पास मास है उसके पास चार्ज होगा, जिसके पास मास नहीं होगा उसके पास चार्ज नहीं होगा। तो स्फेरिकल सेल के अंदर मास ही नहीं है तो चार्ज कहां से होगा, तो अंदर से पूरा का पूरा क्या रहेगा, खोखला रहेगा, खाली रहेगा, तो कोई चार्ज भी नहीं रहेगा। अंदर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। अब दोस्तों आपको ऐसी कंडीशन दे दी, आपको उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, गाउस लॉ की हेल्प लो। कैसे करेंगे हम, गाउस लॉ लगाएंगे, लगाकर हम यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको 3 अलग अलग पॉइंट्स दे दिए कि इस सरफेस के बाहर पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पर पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस के अंदर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपको जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर सरफेस इमेजिन करो, गाउसियन सरफेस इमेजिन करो जो उस चार्ज को ढक ले। सी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो सी पर हमने एक ऐसा सरफेस इमेजिन कर लिया जिसका नाम क्या हो गया, स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, और उस स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जिस भी पॉइंट को पता करोगे उसके परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस चार्ज के कारण बाहर की ओर, यानी दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में, यानी थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो EDS cos 0 की वैल्यू 1, तो EDS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा DS की वैल्यू क्या है, DS क्या है, सरफेस एरिया है, किसका है। यहां मुख्य बात यही, यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, ये DS उसका है जो आपने गाउसियन सरफेस इमेजिन की है। इमेजिन किया हुआ सरफेस कौन सा है, जिसकी रेडियस RC है, और गाउसियन सरफेस स्फेरिकल है। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, तो इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। R रेडियस है, रेडियस कितनी है, RC, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4πrc²। इस 4πrc² को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ अपॉन RC का स्क्वायर। अब आपको पूछे कि पॉइंट बी जो आपने सरफेस पर इमेजिन किया था उस स्फेरिकल सेल के, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दोस्तों सेम प्रोसीजर रिपीट करो, सेम गाउसियन सरफेस इमेजिन करो, बस उसकी रेडियस ध्यान रखना। रेडियस अब उस पॉइंट बी तक सेंटर से जो डिस्टेंस है, यानी जो स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है वही होगी, यानी रेडियस होगी उसकी R के इक्वल, यानी पॉइंट बी है,
आरबी किसके है, आर के इक्वल है। अब आपको जो आरसी है, जो डिस्टेंस थी इसके अंदर आरसी थी, वो आरसी अब किसमें बदल गई, आरबी में, और आरबी की वैल्यू कितनी है, आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपको उस स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, ज्यादा सोचने जाने की आवश्यकता ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, मीन्स जीरो हो जाएगा। अब किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, हमेशा जीरो ही आना है, तो आप उसको यहां पर निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आना ही जीरो है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के अंदर हमेशा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। बहुत ही सिंपल तरीके से बेटा क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई स्फेरिकल सेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसके अंदर क्या होगी, उसके सरफेस पे क्या होगी, उसके बाहर क्या होगी, ये आप सब कुछ उससे बता सकते हो। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल है। हालांकि सीयूईटी ने अपने सिलेबस के अंदर ये नाम नहीं लिखा है, पर आपको मान के चलना है, क्योंकि स्फेरिकल सेल लिखा है तो डेफिनेटली ये भी है। एक मेटेलिक स्फीयर है, एक लोहे का गोला है, या ऊपर का गोला है, या आपके पास सोने का गोला है, या चांदी का गोला है। बहुत ही प्राउड की बात है, हमारे राजस्थान के अंदर एक जिला है चूरू जिला, वहां पर पहले राजा महाराजाओं ने, वहां के जो राजा थे, उन्होंने चांदी के गोले रखे थे। वो चांदी का गोला कैसा था, स्फेरिकल था, एक स्फेरिकल शेप का चांदी का गोला, यानी एक धातु का गोला, मेटेलिक स्फीयर। यदि आप उसको चार्ज कर दो किसी न किसी तरीके से, तीनों मेथड में कोई मेथड यूज करके, और उसके ऊपर चार्ज आ जाए, चार्ज कहां जाएगा मित्रों, कोई मेटल है तो हमेशा उसकी सरफेस पे जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं उसे। सारा का सारा चार्ज कहां चला गया, सरफेस पे, अंदर चार्ज कितना, जीरो। कहने का मतलब ये वही केस है जो हम पढ़ के आए हैं, आपको ज्यादा दिमाग में दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही मेटेलिक स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर जीरो, बाहर 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। आपसे पूछे कि इसका ग्राफ कैसा होता है, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इस कैपिटल आर पे तो KQ/r², और इसके बाद में रेडियस के साथ कम होता जाएगा, बाकी इससे पहले कितना होता है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले तो कितनी होगी, अंदर तो जीरो, और इसके बाद में घटती जाएगी, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये डिस्टेंस। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये गाउस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचता है अपने पास, लास्ट टॉपिक का नाम है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है बेटे, बल आघूर्ण को हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस यूनिट के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली यूनिट जो है उसके अंदर ये लास्ट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आप गर्मी के दिन है, अभी आप इस गर्मी से अपने आप को राहत दिलाने के लिए क्या करोगे, पंखा चलाओगे। पंखा घूमता है, कैसे घूमता है, उसके ऊपर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से रोटेट होता है। जो फोर्स लगता है विच इज कॉल्ड टॉर्क। एंगुलर फोर्स बोल सकते हो आप, ऐसे कह सकते हो। हालांकि ये एंगुलर फोर्स का जो वर्ड है ना, वही क्या है, टॉर्क। अब आप उस ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए आपने जो फोर्स लगाया, मीन्स अब आपको कह दिया जाए कि एक डाइपोल है और उस डाइपोल पर टॉर्क क्या लगेगा, तो मैं पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या लेता हूं, एक डाइपोल रख लेता हूं, और उस डाइपोल का ये चार्ज है -q, ये +q, इन दोनों चार्जेस से ये एक सिस्टम बनता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो आपको ध्यान है पॉइंट चार्ज है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू होगी QE, माइनस है तो E के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, QE। अब बेटा ये बताओ, जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो फोर्स, टॉर्क को टाउ से लिखा जाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन यानी इससे
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 2a है, ये एंगल थीटा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये जो साइड है ये कितनी हो जाएगी, 2a साइन थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है, मैं ये आप मान कर सकता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उससे आ जाएगा ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है, QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2a साइन थीटा। 2a को इसके पास में ले आओ क्योंकि इन दोनों की आपस में दोस्ती है बेटा, 2a साइन थीटा, ये क्या आ गया, टाउ टाउ। q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, p वेक्टर डायपोल मोमेंट, वेक्टर मत लिखो एक बार अभी, केवल p साइन p साइन थीटा कब आता है, आपको मालूम है डायपोल मोमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को मल्टीप्लाई करें और साइन थीटा है, तो यानी प्रोडक्ट कैसा है, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। आपने देखा होगा ताव जो होता है, बल आघूर्ण जो होता है, टॉर्क जो होता है, वो हमेशा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आइए जो एक गहरी छुपी हुई बात थी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि बेटा मैं आपको बताऊंगा, आपको सोचना है कि आपका कान गर्म क्यों होता है। आप अपने एक ऐसे प्रेमी दोस्त से बात कर रहे हो, लगातार 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक बात करते रहते हो, आपका कान थकता नहीं है, आप सुनते सुनते आनंद मुक्त हो जाते हो, आनंद में डूब जाते हो, आप खुशी के ठिकाने नहीं रहते हो। ऐसी स्थिति में आपका कान गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है सर? मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है, ये कान गर्म होता क्यों है? साइंस के विद्यार्थियों, आपको इसका रीजन भी ढूंढना चाहिए बेटा। रीजन आपके सामने लिखिए ना। आप समझते हो कि जो मोबाइल है, मोबाइल किससे चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब आपके कान के पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है मोबाइल के अंदर, मोबाइल के टावर के अंदर, मोबाइल में भी एक छोटा सा टावर होता है, उसके पास भी एक रेडिएशन आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो रिसीव करता है, इट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपके कान में जो साउंड जाती है, तो उस टाइम पे अंदर यहां पर अपने पास क्या है, कान के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर आपको मैंने बताया था मोर देन 70% क्या है, पानी है। H2O मॉलिक्यूल, H2O क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो बेचारा मजबूर है, उसकी मजबूरी है, उसे घूमना ही पड़ेगा, रोटेट होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे घूमना ही पड़ेगा। और घूमना पड़ेगा तो उसको वर्क भी करना पड़ेगा। आप ऐसे थोड़ी हो घर पे बैठे हो और बैठे बैठे आप पूरे दिन खाते रहते हो, मम्मी खाने देगी आपको, किसी भी हाल में नहीं खाने देगी, आपके ऊपर झाड़ू से वार करेगी, चप्पल से वार करेगी, आपको शांत नहीं रहने देगी, बैठे नहीं रहने देगी। अरे कहने का मतलब आपको कुछ वर्क करना ही पड़ेगा। घूमती हुई वस्तु को वर्क करना पड़ता है, और आपको पता है वर्क किसके रूप में वर्क करते हैं, तो कुछ एडिशनल एनर्जी यानी लॉस भी होता है, और वो लॉस होता है किसके रूप में, हीट के रूप में। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जब भी एनर्जी का लॉस होता है वो हीट की फॉर्म में होता है, यानी वहां पर जो एनर्जी का जो लॉस होगा, आपके बॉडी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब रोटेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उससे जब रोटेट करता है तो उसे वर्क करना पड़ता है, साथ ही वहां पर एनर्जी लॉस होता है, और वो एनर्जी लॉस किसकी फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में होता है। कहने का मतलब वहां पर क्या होता है, आपका कान गर्म होता है। तो बेटा ये बात अच्छी है बुरी है, लगातार फोन पर बात करना अच्छी बात नहीं है। सर मेरे से रुका नहीं जाता, मैं फोन पर बात तो मेरे को करना जरूरी है। तो बेटा आपको उपाय भी बताते हैं, आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप लीड वाला जो ईयरफोन है उसका इस्तेमाल करो, आप उससे भी लगातार बात कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा मजबूरी है, बहुत ही ज्यादा आपका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, फोन पर बात किए बिना आप रुक नहीं सकते। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप लीड वाला
जो ईयरफोन है उसको यूटिलाइज करो, उससे आप बात करो, आपको कान में दर्द नहीं होगा, साथ ही साथ आपका कान भी गर्म नहीं होगा। ये था राज किसका, टॉर्क का, और ये आपके कान गर्म होने का कारण था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए। आपके पास मैं बहुत ही शानदार सी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, PYQ की एक सीरीज, क्वेश्चंस की एक सीरीज, जो हर चैप्टर के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। हम बहुत सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आने वाले हैं और उसमें मैं आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनकी जड़ को जानने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किस प्रकार आप अपनी डिफिकल्टी को दूर करें। क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप उस टॉपिक को समझ लेते हो, गाउस लॉ की एप्लीकेशंस को आप इजीली कर सकते हो, परंतु गाउस लॉ पर बेस्ड कोई यदि आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो आपके सामने क्या हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति से आपको दूरी बनानी है, ऐसी स्थिति से निपटना है, इसका मुकाबला करना है, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का अभ्यास करना होगा। और अभ्यास कराने के लिए मैं आपके पास हूं, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूं इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो इस चैप्टर से संबंधित है, और उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। आपका सिर्फ काम यह है कि आप लगातार मेरे से जुड़े रहिए और लेक्चर्स को देखते रहिए। और आप चाहते हो, आप बहुत भले आदमी हो, तो आप केवल खुद का भला नहीं चाहते, आप अपने दोस्तों का भी भला चाहते हो। दोस्तों का भला चाहते हो तो उनके साथ शेयर कीजिए, उनसे अपनी ये जानकारी साझा कीजिए कि एक सर हैं जो पढ़ाते हैं और हमें बहुत आनंद आता है, हमें बहुत समझ में आता है, आपको कुछ समझ में भी आता है, कुछ भी आपका फायदा हो तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। और आपके लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। जय भारत, जय हिंद।